नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। दीपावली का मौका है और कहते हैं लक्ष्मी जी अगर प्रसन्न हो गई तो आपको कभी धन दौलत की कमी नहीं होगी। पर लक्ष्मी जी तभी खुश होंगी जब आपके पास ऐसा आइडिया हो जो आपको जमीन से आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दे। मिलाते हैं आपको पेटीएम के संस्थापक विजय शेखर शर्मा से, जिनका एक आइडिया उन्हें 15,000 करोड़ रुपए का कारोबारी बना चुका है। छुट्टा एक राष्ट्रीय समस्या है। देश के किसी हिस्से में जाइए, किसी भी प्रांत में जाइए, किसी भी राज्य में जाइए, एक बात जो हर की जुबान पे आ जाती है वो ये है, छुट्टा है क्या। लेकिन अब इस छुट्टे की समस्या को तकनीक के जरिए सुलझाया जा चुका है और इस समस्या को सुलझाने में कुछ और चीजें जोड़ती गई और एक बड़ी कंपनी बन गई। क्या है ये कंपनी की कहानी, आइए जानने के लिए चलते हैं अंदर। नमस्कार, मैं हूं शिशिर। छुट्टा नहीं है सर, 500 ही। पेटीएम तो होगा। छुट्टे के झगड़े तो पेटीएम कर दीजिए। बंद करो। दिल्ली से सटे नोएडा की ये बिल्डिंग मोबाइल कॉमर्स में बड़े बदलाव का गवाह रही है। बिल्डिंग पर एक तरफ लिखा 197 दरअसल बीते दिनों में एक फोन इंक्वायरी का नंबर हुआ करता था, जहां आप फोन करके किसी का पता या नाम जानने की कोशिश करते थे। अब यही 197 नाम की कंपनी पेटीएम ब्रांड नाम से मोबाइल कॉमर्स के कारोबार में है। पेटीएम यानी पेमेंट थ्रू मोबाइल, यानी मोबाइल के जरिए भुगतान। पेटीएम ब्रांड ने उस समय लंबी छलांग लगाई जब तमाम जाने माने ब्रांड को पछाड़ते हुए भारत में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में टाइटल स्पॉन्सरशिप अपने नाम किया। इसी के साथ छुट्टे और छोटे छोटे लेन देन के विज्ञापनों के जरिए ये ब्रांड बाजार पर अपनी पकड़ और मजबूत करने में जुटा है। थोड़ा दिल भर दो, जिंदगी जीने का नया तरीका शुरू करो। पेटीएम करो। और अब मिलिए पेटीएम नाम से मोबाइल कॉमर्स सेवा देने वाली कंपनी 197 के फाउंडर विजय शेखर शर्मा से। उम्र 37 वर्ष, मूल निवासी विजयगढ़ अलीगढ़। शुरुआती पढ़ाई लिखाई विजयगढ़ अलीगढ़। उच्च शिक्षा 15 वर्ष की उम्र में दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में दाखिला। आईआईटी आईआईएम नहीं, इंजीनियर बने 19 साल में। कंपनी बनाई 2001 में। पेटीएम की शुरुआत 2010 में हुई। विजय से हमने जानना चाहा कि आखिर पेटीएम है क्या? क्या ये मोबाइल वॉलेट है, ऑनलाइन शॉपिंग की सुविधा या फिर कुछ और? पेटीएम स्टार्ट हुआ था इस जरूरत के हिसाब से कि हम जो एक दूसरे को पैसे का लेन देन करते हैं वो कैश में करते हैं, चेक में करते हैं। और हमारा ये मानना था कि ये जो लेन देन है ये मोबाइल से होना चाहिए, क्योंकि कैश डिजिटल कन्वर्ट होने में या तो प्लास्टिक आएगी या फिर मोबाइल में चला जाएगा। तो हमारी जो स्टोरी स्टार्ट हुई वो हुई पे थ्रू मोबाइल, यानी कि मोबाइल द्वारा पेमेंट करिए। जब हम पेमेंट के बिजनेस में गए तो हमें ये पता चला कि आपको अपने जो दुकानदार जो आपके ग्राहकों से पैसे लेना चाहते हैं, या तो आप उनकी दुकान में एज ए पेमेंट ऑप्शन बन जाइए या उनको अपने ऐप पे ले आइए। तो हमने दूसरा वाला पार्ट अपनाया कि हम सारे दुकानदारों को अपने ऐप पे ले आए। तो इससे हमारा जो पे बिजनेस है वो बाय बिजनेस में कन्वर्ट हो गया, मानी कंज्यूमर हमको यूज करके पे करते हैं, उससे अपग्रेड हो गया बाय में। अब तीसरी चीज आती है कि क्योंकि आप हमारे को ट्रस्ट कर रहे हैं, आप हमारे वॉलेट में पैसे डाल रहे हैं और हमारे द्वारा ऑफर करी हुई सेव शॉपिंग प्लेटफॉर्म पे शॉपिंग कर रहे हैं, तो हम इसको अब एक्सटेंड कर सकते हैं सेविंग और अर्निंग में। तो पे, बाय, सेव एंड अर्न, ये एक तरह से कस्टमर लाइफ साइकिल के 3 डिफरेंट पार्ट हो गए और पेटीएम अब तीनों लाइफ साइकिल में इन्वॉल्व रहता है। और स्टोरी अब पेमेंट से बढ़ के पेमेंट बैंक तक चली गई है। पेटीएम में जहां जोर छोटी छोटी रकम के लेन देन पर है, वहीं इस ब्रांड को बनाने के पीछे छुट्टे की भी बड़ी भूमिका है। अरे वही छुट्टा जो हम परचून की दुकान से लेकर रिक्शे वाले और कई जगह पर छोड़ देते हैं। हम सबकी जिंदगी में एक समय आता है जब कभी किसी को 50 रुपए का नोट देते हैं और उसको 37 रुपए चाहिए, तो वो कहेगा भाई साहब मेरे पास 3 रुपए नहीं है, आप ये 10 रुपए ले लो। और आपको लगता है नहीं है 3 रुपए तो मेरे हैं, आप लौटाओ मेरे को। तो वो कहता है ठीक है आप मेरे को 37 रुपए दे दो, आप 7 रुपए दे दो। तो एक टाइम था जब ये मेरे लिए 3-3 और 2-2 रुपए मैटर करते थे और मुझे लगा ये हमारे देश में बड़ा बिजनेस होता जा रहा है। आप अगर पान वाले के पास जाओ तो 1-2 रुपए तो वो हमेशा एक कैंडी या टॉफी देके ही मनाते हैं। एक इंजीनियर आखिरकार उद्यमी कैसे बन गया, और वो भी पढ़ाई के दौरान ही।
इस पर विजय की कहानी कुछ अनोखी थी। देखिए, मैं कॉलेज में था 1998 में। मैं दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से पास हुआ। तो थर्ड ईयर के कॉलेज में ज्यादातर लोग जीमेट या जीआरई या फिर कैट यानी कि आईआईएम या फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ने की तैयारी करते हैं। हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं कोई फॉरेन यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन दे सकूं या फिर आईआईएम वगैरह की तैयारी कर सकूं। तो मैंने फिर उस टाइम पे प्रण लिया कि अगर मैं ऐसा नहीं बन सकता तो मैं कम से कम ऐसा जरूर बनूंगा कि ऐसे लोग जो इतनी अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़े हैं उनके साथ काम कर सकूं। तो इसलिए कुछ नहीं तो भगवान ने अपॉर्चुनिटी दी एक कंपनी खोलने की और मैं एक एंटरप्रेन्योर बन गया। और अब मेरी टीम में बहुत सारे वो लोग जिनमें से मैं एक बनना चाहता था मेरे साथ काम करते हैं। तो इस तरह से एंटरप्रेन्योर बन गया और जर्नी बन गई इंजीनियर से एंटरप्रेन्योर। विजय ने कंपनी बनाई, फिर बेचा। ऐसे भी दिन आए जब एक एक पैसे बचाने के लिए क्या क्या नहीं किया। बस को छोड़ पैदल चले, 2 प्याली चाय पर दिन गुजारा। यहाँ तक कि कोई शादी करने को भी तैयार नहीं था। लेकिन दिन बदलते देर नहीं लगती। आज विजय की कंपनी अरबों में पहुंच चुकी है और उनके निवेशकों में अलीबाबा के जैक मा से लेकर रतन टाटा तक शामिल है। तो आप देखें तो जो नामी ग्रामी बिजनेसमैन होते हैं, जो बड़े बिजनेसमैन हो जाते हैं, उनको ये समझ में आता है कि आगे बिजनेस कैसा होने वाला है। तो मेरा जब मैं जैक मा साहब जो अलीबाबा के फाउंडर की टीम में फाउंडर हैं और को फाउंडर हैं और रतन टाटा सर से जब मैं मिला तो मैंने उनको अपनी स्टोरी सुनाई कि हम क्या करना चाह रहे हैं, हम क्या देश में बदलाव लाना चाह रहे हैं। लोगों को पेमेंट चेंज करेंगे, लोगों के लिए कॉमर्स ऑफर करेंगे और फिर भगवान ने चाहा तो हम सेविंग और अर्न करेंगे। तो उनको ये अच्छा लगा और उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दिया। ये इतना ही सिंपल और इतना ही आसान है एक्चुअली। विजय की जिंदगी में छुट्टे और छोटी मोटी रकम के लेन देन की अपनी ही जगह रही। एक मिडिल क्लास में जन्म लेने वाले विजय ने एक एक रुपए पाने और बचाने के लिए हर संभव जोर लगाया और यही बात पेटीएम के डीएनए में भी शामिल हो गई। आज पेटीएम का इस्तेमाल करने वाले 10 करोड़ लोगों में करीब 3 करोड़ लोग औसतन 170 रुपए का लेन देन करते हैं। वैसे पूरे सिस्टम में लेन देन का औसत करीब 400 रुपए है। पेटीएम का अगर हम एनुअलाइज बिजनेस वॉल्यूम देखेंगे तो करीब 12,500 करोड़ के करीब होगा वो नंबर अभी। और दिवाली के कारण बढ़ गया है। तो अभी अगर हम पिछले हफ्तों का देखें तो वो 15,000 करोड़ के आसपास बिजनेस चला गया है। और टोटल यूजर बेस की बात करें तो 109 मिलियन यानी कि करीब 11 करोड़ लोग पेटीएम के यूजर हैं। इनमें से 3/4 लोग हैं जो हर महीने यूज करते हैं। सो 1/3 एक्टिव कहलाते हैं हमारे यूजर। आज छुट्टों और छोटे छोटे लेन देन की बदौलत कंपनी का कुल कारोबार 15,000 करोड़ रुपए के करीब पहुंच चुका है। यही नहीं, विजय और उनकी कंपनी दूसरी कंपनियों में पैसा भी लगाती है। तो फिर क्या समझा जाए कि उन्हें अब किसी के निवेश की जरूरत नहीं। हमको पैसा चाहिए और हम पैसा कहीं और इन्वेस्ट करेंगे और पैसा हमें रेज करने के लिए जब हमारा बिजनेस मॉडल एक अगले माइलस्टोन में पहुंचता है, जैसे पहले हमने पेमेंट फिर कॉमर्स, इन दोनों चीजों के लिए हमने फंडिंग रेज कर रखी है। अब पेमेंट बैंक के लिए अभी हम अपना पैसा लगाएंगे और बाद में जरूरत पड़ेगी तो हम आगे रेज भी करेंगे। विजय के सहयोगी उनके बारे में कुछ इस तरह की राय रखते हैं। ऑब्वियसली विजय बहुत ही वेल इन्फॉर्म्ड और बहुत ही फास्ट थिंकिंग है। सो उनके साथ कोई भी डिस्कशन करने में बहुत शार्प थिंकिंग है, तो बहुत ही सही इनपुट्स आते हैं हमें अगर कोई भी इशू है। वेल ही इज वन ऑफ द स्मार्टेस्ट एंड द मोस्ट इंटेलिजेंट मैन। वो एबिलिटी होती है कुछ लोगों की जो स्पैन कर सके फ्रॉम टेक्नोलॉजी, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स टू ह्यूमन इमोशंस, आर्ट। That is what he is. So it's actually quite a privilege to be working with the brain like that. मेरे को यहाँ पे 1 साल हुआ है अभी और 1 साल में मेरे ख्याल से मेरे पिछले 10 साल की लर्निंग 1 साल में सिमट के आ गई है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि वो आपको एक बड़ा लेवल पे सोचने पे मोटिवेट करते हैं। विजय की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव उस समय आया जब इस साल जुलाई में पेटीएम को घरेलू और भारत में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच के लिए टाइटल स्पॉन्सर बनने का मौका मिला। 4 साल के इस प्रस्ताव के लिए 200 करोड़ रुपए से कुछ ज्यादा चुकाने का फैसला लेने में विजय को 10 सेकंड से भी कम समय लगा। आप अगर देखें तो हमारी सेवाएं 10 करोड़ लोगों के पास पहुंच चुकी हैं और हमें अगले 40-50 करोड़ लोगों को बचानी है। तो देश में कोई ऐसा मीडिया माध्यम, कोई ऐसा तरीका जिससे कि हम इन सब लोगों के पास पहुंच पाए, वो क्रिकेट ही है। क्रिकेट इस देश का एक धर्म है और सारे धर्मों को पिरो के रखता है। तो ये सबसे खास बात है, इसलिए हमने क्रिकेट का सहारा लिया और हमारे लिए तो बड़ा फायदा हुआ। हमारी रिकॉल बहुत बड़ी, हमारा ट्रैफिक बहुत बड़ा। जबकि आप देखिए इस देश में कितने सारे ऑनलाइन कंज्यूमर ब्रांड बनाने की ट्राई हो रही है, हम एक अपनी क्लटर में से आगे निकल पाए और हमारा ध्यान रहा। तो हमें तो बड़ी खुशी है कि हम क्रिकेट के साथ शामिल हुए। विजय कहते हैं कि क्रिकेट में निवेश से पेटीएम ब्रांड मजबूत तो हुआ ही,
साथ ही कंपनी का कारोबार चंद महीनों में ही काफी बढ़ गया। जब हम क्रिकेट से पहले शुरुआत कर रहे थे तो हम 10,000 करोड़ के भी नहीं थे और हम 15,000 करोड़ हैं। तो सारी की सारी वैल्यू क्रिकेट को एट्रीब्यूट करी जा सकती है। लोगों ने ट्रस्ट दिखाया है क्रिकेट की वजह से। लेकिन जब भारत एक के बाद एक सीरीज हारता है तो क्या विजय के सामने निवेश के फैसले को लेकर कुछ सवाल उठते हैं? क्रिकेट इस देश में जब तक सूरज चांद रहेगा क्रिकेट का नाम रहेगा, ये वाली खास बात है। तो ऐसा तो है नहीं कि भारतीय लोग क्रिकेट देखना बंद कर देंगे और भारतीय क्रिकेट टीम के प्रति उनका लगाव कम हो जाएगा। हम तो भारत के क्रिकेट के ऊपर पैसा लगा रहे हैं। अब टीमों की परफॉर्मेंस तो हर मैच और किसके अगेंस्ट खेल रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करती है। बट ये मेरा पूरा मानना है कि क्रिकेट हमेशा इस देश में एक बड़ा धर्म की तरह से फॉलो करा जाएगा और भारतीय टीम भी, मेरा ये मानना है, होपफुली आगे बेटर परफॉर्म करेगी। हमें बड़ा अच्छा लगा जब 2-2 मैच जीते और साउथ अफ्रीका बहुत ही स्ट्रांग टीम रही। खेल विजय का अगर जुनून है तो उससे कहीं ज्यादा दीवानगी अपने परिवार को लेकर है। शायद इसी वजह से वो अब नोएडा से बेंगलुरु शिफ्ट होना चाहते हैं ताकि उनके बेटे को ग्राउंडेड मिडिल क्लास का माहौल मिल सके। आप अगर मध्य उत्तर भारत की बात करें तो, और स्पेशली दिल्ली और आसपास के इलाके में, तो यहाँ पे थोड़ा सा शोशेबाजी का माहौल ज्यादा रहता है। एक दूसरे के प्रति थोड़ा वन मैन अपशिप ज्यादा रहती है। जबकि बेंगलोर में लोग, आप देखिए कितने सिंसियर अच्छे लोग हैं और उनके अंदर ऐसा कोई व्यवहार नहीं रहता। नंदन नीलंकनी हैं और नारायण मूर्ति जी हैं, उनकी फैमिलियां हैं, वो इतने मिडिल क्लास वैल्यूज के साथ रहते हैं कि मैं उनसे बड़ा टच्ड हूं। तो मुझे ये लगता है कि मेरा जो आगे वाला परिवार जो आगे बढ़े वो बिल्कुल उन्हीं मिडिल क्लास वैल्यूज के साथ आगे बढ़े। तो उनके आसपास का माहौल बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए और मुझे लगता है वो बेंगलोर में ज्यादा प्रोबेबल है बजाय दिल्ली में होने के। तो यानी कि ये भी हमने पढ़ा कि आपके बेटे के लिए आप जो मिडिल क्लास की ग्राउंडिंग जो है जी, उसके लिए ही आप बेंगलोर ज्यादा ये हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। मेरा ये मानना है कि देखिए, मैं एक ऐसी मिडिल क्लास वैल्यूज को अप्रिशिएट और एक्नॉलेज करता हूं जिनके कारण मैं मानता हूं कि मैं यहां पहुंचा हूं। मेरे पिताजी की जो वैल्यूज रही हैं वो बहुत ही स्ट्रांग सपोर्टर रही हैं, गाइडेंस रही हैं, और मैं चाहता हूं कि बिल्कुल उन्हीं वैल्यूज को आगे फॉरवर्ड करा जाए फैमिली में और अपने आगे आने वाले जनरेशन के लिए। तो यस, बिल्कुल उसी कारण से। वैसे बेंगलुरु जाने की एक वजह कारोबार की जरूरतें भी है। हमारा दिल्ली में बिजनेस है, हम वहां तो रहेंगे ही रहेंगे, मतलब दिल्ली में हमारा हेडक्वार्टर रहेगा। बेंगलोर में जाके शायद हम पेमेंट बैंक को एक्सपेंड कर सकते हैं, तो उस जगह पे हमें कुछ और ज्यादा तकनीशियन मिल जाएंगे, टेक्नोलॉजी के लोग, इंजीनियर लोग और हायर कर लेंगे, तो टीम का एक्सपेंशन भी तो होएगा वहां पे जाके। विजय को अपना कारोबार फैलाने में उस समय बड़ी मदद मिली जब रिजर्व बैंक ने उन्हें पेमेंट बैंक का लाइसेंस देना मंजूर किया। इस तरह के बैंक 1 लाख रुपए तक की जमा ले सकते हैं, लेकिन कर्ज नहीं दे सकते। डेबिट और एटीएम कार्ड जारी कर सकते हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड नहीं। यहाँ तकनीक की अहम भूमिका होगी। पेमेंट बैंक सबसे पहले मैं कहूँगा हमारे लिए एक बहुत ही सिंसियर अपॉर्चुनिटी है कि हम देश के लिए कुछ भला कर सकें और कुछ ऐसा बना के जाएं जिसपे देश गर्व कर सके। आपने देखा होगा कि फाइनेंशियल सर्विसेज और बैंकिंग सिस्टम टिपिकली पहले 20-30 करोड़ लोगों के पास है, और जबकि देश की जनसंख्या 120 करोड़ है, तो 100 करोड़ लोगों के लिए अभी भी बैंकिंग बाकी है। तो पेमेंट बैंक उनकी तरफ एक कदम है और हमारा प्लान बिल्कुल उन्हीं लोगों की तरफ के लिए है। अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है और आपके पास किसी तरीके से ट्रांजैक्शन के डिपॉजिट करने के गवर्नमेंट ऑथराइज मेथड नहीं है, तो हम आपको बैंकिंग ऑफर करना चाहते हैं, हम आपको सेविंग अकाउंट ऑफर करना चाहते हैं, हम आपको डेबिट कार्ड ऑफर करना चाहते हैं। ये हम अगले साल के शुरुआत में देखते हैं प्लान के अकॉर्डिंग, तो अगले फाइनेंशियल ईयर जो कि अप्रैल ऑनवर्ड स्टार्ट होता है 2016 ऑनवर्ड, तब हम चालू करने के प्लान कर रहे हैं। तो देखते हैं कि कब जाके स्टार्ट होती है। और एज फार एज हमारी ऑफरिंग्स कंसर्न है, तो मैंने बताया आपको सेविंग अकाउंट ऑफर करेंगे, डिपॉजिट्स ऑफर करेंगे, इन्वेस्टमेंट्स ऑफर करेंगे, और ये अपॉर्चुनिटी हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है। कारोबार बढ़ रहा है तो रोजगार बढ़ेगा। उम्मीद है कि कंपनी के कर्मचारियों की तादाद 3 गुना तक बढ़ेगी। तो मैन पावर तो बैंक के लिए करीब हमारा टारगेट है कि जब शुरुआत करेंगे तो 500-600 लोग हमें हायर करने हो सकते हैं, तो ये 4,500 हो जाएंगे। और ओवरऑल बैंक के लिए कम से कम 2-2,500 लोग ओवरऑल 2016 के एंड तक हमें एक्स्ट्रा चाहिए होंगे। तो ये टोटल हमारी कंपनी करीब 7,000 लोगों की हो जाएगी तब। पेमेंट बैंक के मामले में विजय कोई कोर कसर नहीं रख छोड़ना चाहते हैं। वैसे पेमेंट बैंक ही नहीं, कारोबार के हर क्षेत्र में उनकी कोशिश परफेक्शन की होती है। जब तक कोई चीज परफेक्ट हमने ना सोची हो तब तक हम उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं। तो वो परफेक्शन की तरफ ड्राइव करते हैं, और उसको जब तक 99% नहीं हो सकता, वो 100% हो सकता है। ये एक अच्छी चीज भी है और एक ये बुरी चीज भी है। नेगेटिव में जो चीज नहीं पसंद हो,
आई वुड से कई बार इतनी तेजी से सोचते हैं कि आपको फॉलो करने में ज्यादा मुश्किल होता है। सहयोगियों की माने तो विजय तेज रफ्तार के काफी शौकीन हैं। कारोबारी फैसले लेने में जितनी तेजी दिखाते हैं उतनी ही तेजी गाड़ी चलाने में, लेकिन अब वो चाहते हैं कि रफ्तार पर थोड़ी लगाम लगाएं। थोड़ी कार धीरे चलानी चाहिए उनको, क्योंकि वो आई थिंक वो अपने स्पीड को हर चीज में अप्लाई करते हैं, इंक्लूडिंग कार ड्राइविंग। ऑल ऑफ अस ऑलवेज वरी फॉर हिम एंड व्हाइल वी आर सिटिंग विद हिम इन द कार। नहीं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई वुड से यस, I want to say one thing कि ये speed is a qualified speed. Speed with minimal errors is basically the fundamental value.